अचानक से आपके घर की डोरबेल बजी, आपने गेट खोला और सामने पाया पुलिस टीम को जो आपको अरेस्ट करने आई है। आप जानना चाह रहे हैं मेरा कसूर तो बताइए, और वो कुछ नहीं बता रहे, आपको उठा के लेके जा रहे हैं गाड़ी में डाल के। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? अगर वो ऐसा कर देते हैं तो आपके पास क्या अधिकार है, कितना टाइम आप जेल में रहेंगे, आप किससे बात कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सारी जानकारी आप जानेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं ये सब, और आपकी रियल लाइफ से भी। सो दोस्तों, मैं हेमंत कुमार वेलकम करता हूं आपका स्टडी विद हेमंत हमारे चैनल पे। मैं बता दूं, रोज़ शाम को 7:15 बजे हमारी न्यू वीडियो आती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों से ज़रूर बांटें। कोई भी डाउट है बिंदास होकर पूछें, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। दोस्तों, क्विकली रिकैप करते हैं फंडामेंटल राइट्स विदिन 2 मिनट्स। 1 मिनट हो चुका है, 3 मिनट तक वीडियो फिनिश्ड। देखिए, फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 में जो आया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इंस्पायर्ड था ये। उसके बाद मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में। ऐसे अधिकार मांगे गए फंडामेंटल राइट्स जो भारत के लोगों से मेल खाते हों। कांग्रेस का सेशन हुआ, कराची सेशन 1931, जिसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसमें कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया फंडामेंटल राइट्स के लिए। पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 ये बताते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट थे, ये आपकी स्क्रीन पे है। नंबर 1 इक्वालिटी, देन फ्रीडम, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की छूट है, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, आप अपनी संस्कृति को फॉलो कर सकते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हैं सारे जो राइट्स हमने पढ़े थे। राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया गया था लिस्ट से फंडामेंटल राइट की 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। बाद में आर्टिकल 300A ऐड किया गया पार्ट 12 में, और इसको लीगल राइट बना दिया गया कि आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट गारंटी करता है कि स्टेट आपके खिलाफ कोई भी मनमौजी का आर्बिट्रेरी बिना कारण बताए एक्शन ना ले। ये फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं जब नेशनल इमरजेंसी हो, लग जाए देश में, एक्सेप्ट द राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल नंबर 20 और 21 रद्द नहीं होंगे, बाकी सब इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड हो सकते हैं। दे आर जस्टिसिएबल हैं ये नेचर में, कोर्ट जा सकते हैं आप उसके लिए। यूएसए के बिल ऑफ राइट से मेल खाते हैं। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि मैग्ना कार्टा पहला ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट था इंग्लैंड में सन 1215 में, जो साइन किया गया था लोगों के अधिकार के लिए। फिर बाद में फंडामेंटल राइट्स की हमने पढ़ा कि 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी, 19 से 22 जो आते हैं वो सारे के सारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 19 से 22 फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हमने 23 और 24 आर्टिकल रीड किए। 21A भी इससे पहले आया, जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में। 23 और 24 ये आर्टिकल थे कि आपके जो एक्सप्लॉयटेशन है उससे आपको बचाया जा सके, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से। छोटे बच्चे काम नहीं करेंगे फैक्ट्रीज में। फिर उसके बाद 29 और 30 आर्टिकल जो हैं, 25 से 28 जो थे वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की छूट थी आपको। 29-30 जो है एजुकेशन राइट्स हैं माइनॉरिटीज़ के। और 32 नंबर आर्टिकल को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कोर सोल कहा है कॉन्स्टिट्यूशन को। कोर्ट्स रिट्स इशू कर सकती हैं आपके फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, एनफोर्स करवाने के लिए। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट। 5 रिट्स थी जो फंडामेंटल राइट्स के लिए कोर्ट लगा सकती हैं। हैबियस कॉर्पस, यू मे हैव द बॉडी, कि आपके पास कोई बॉडी हो सकती है, ज़बरदस्ती आपको किसी ने उठा लिया है, पुलिस ने उठा लिया है, आप ये कोर्ट में जाके ये रेट लगा के बचाव कर सकते हैं। मैंडामस वी कमांड, मतलब भारत के लोग कमांड करते हैं कि कोई भी बड़ी कोर्ट छोटी कोर्ट को या किसी सरकारी अधिकारी को आदेश दे सकती है अगर वो अपना काम ढंग से ना करें। थर्ड हमने पढ़ा था प्रोहिबिशन टू प्रोहिबिट, मतलब जैसे कि प्रिवेंशन, परहेज होता है कि अगर बड़ी कोर्ट छोटी कोर्ट को ऑर्डर दे कि आप अपने जुरिस्डिक्शन से, दायरे से बाहर काम कर रहे हैं, इसको यहीं पे रोक दें। सर्टियोररी हमने पढ़ा था कि टू बी सर्टिफाइड, अगर हायर कोर्ट छोटी कोर्ट को ऑर्डर देगी कि आपका जो दिया हुआ फैसला है वो रद्द किया जाता है, ये केस हमारे पास ट्रांसफ़र कर दें अभी आप। क्यू वारंटो हमने पढ़ा, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, कि किस अधिकार से आप कुर्सी पे बैठे हैं। अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी उस सीट पे गलत बैठ जाए जाके अपने ओहदे से अलग, या रिटायरमेंट के बाद, जैसे एग्जांपल दी थी आपको। आर्टिकल 358 की इमरजेंसी के टाइम पे सारे फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 19 में दिए गए हैं रद्द हो जाएंगे। 359 आर्टिकल 359 इसमें दिया गया था कि सस्पेंशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज। 20-21 को छोड़ के सारे रद्द हो जाएंगे।
और सुप्रीम कोर्ट का एक केस था बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें ये कहा गया कि सेक्शन 302 धारा 302 के तहत जो फांसी की सज़ा है वो वायलेटिव नहीं है। जब सीवियर हीनियस क्राइम हो, बहुत बुरा वाला क्राइम कर रखा हो, तो वायलेटिव नहीं करेगा इन आर्टिकल्स को 14, 19, 21। दोस्तों 3 मिनट लगे, 2 मैंने बोला था, बहुत रिड्यूस करके आपको एक्सप्लेन किया है पूरी स्टोरी को रिकैप। सो दोस्तों उसके बाद छोड़ा था आपको क्वेश्चन नंबर 17 पे, ये आपकी स्क्रीन पे अभी, यस। सो ये बताइए दोस्तों कि ये था एक अच्छा सा क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। और इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ और शेयर करना चाहूँगा। जो लास्ट वीडियो में एक सस्पेंस भरी बात मैंने बोली कि यूएसए नेगेटिव है, इंडिया पॉजिटिव है, किस मामले में? फंडामेंटल राइट्स, अधिकारों के मामले में। वहाँ पे बिल ऑफ राइट्स हैं, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं। यस, हम उनसे मच बेटर हैं, क्योंकि बिल ऑफ राइट्स क्या कहते हैं कि सरकार क्या नहीं कर सकती, दे लिमिट द गवर्नमेंट, वो सरकार को सीमित करते हैं। जैसे कि फ्रीडम जो बोलने की है, प्रेस की फ्रीडम है, गन का वहाँ पे लाइसेंस है। लेकिन इंडिया में भी है, सरकार लिमिटेड है, जैसे हमने पढ़ा लिमिटेड गवर्नमेंट पुरानी वीडियोस में। इसके साथ साथ सरकार को हम ड्यूटी भी देते हैं, देयर इज़ अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू क्रिएट अ वेलफेयर स्टेट, कि वो एक वेलफेयर स्टेट बनाएं। अगर आपको सीमित भी किया गया है तो साथ में आपको ड्यूटी भी दी गई है कि आप लोगों की भलाई के लिए काम करें। इसलिए हमारी अप्रोच पॉजिटिव है, कुछ क्रिएट करने की है, ना कि सिर्फ सीमित करने की। सो इस संदर्भ में मैंने बात की थी कि हम बेहतर हैं उनसे इस कंटेक्स्ट में। जैसे कि स्टेट की ड्यूटी है एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन देनी हर बच्चे को, कंपलसरी एजुकेशन 14 साल तक। तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को कहता है। आई होप ये इंटरेस्टिंग लगी होगी। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन आपके सामने कि एक लेजिस्लेशन जो भी ऐसा कॉन्फर करता है एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के ऊपर कि अगर उनको अनगाइडेड और अनकंट्रोल्ड भी बेहताशा उनको पावर दे दी जाए एग्जीक्यूटिव्स को, आईएएस आईपीएस अफसर हैं या मंत्री हैं, तो ऐसे में किस लॉ को वो वायलेट करेंगे? तो ये ऑप्शन थी आपके सामने, आर्टिकल 14, 28, 32, 44, 44। आईएएस प्री का क्वेश्चन था, आंसर था ए, राइट टू इक्वालिटी। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कोर्ट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द डेलीगेशन ऑफ द डिस्क्रिशनरी पावर टू एडमिनिस्ट्रेशन बाय एडजुडिकेटिंग अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ under which such powers are delegated with reference to the fundamental rights enunciated in the part 3 of the constitution। देखिए कोर्ट एक्सरसाइज करती है कंट्रोल डेलीगेशन के ऊपर। जो भी दल है, इस पावर जिनके पास है कि उनको किस हिसाब से पावर दी जाए, कोर्ट ये कंट्रोल एक्सरसाइज करती है। टू द एडमिनिस्ट्रेशन बाय एग्जीक्यूटिंग अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉ अंडर विच सच पावर्स आर डेलीगेटेड, मतलब जिस संविधान के द्वारा ये पावर दी गई हैं उसी संविधान का हवाला देते हुए वो कंट्रोल भी करते हैं उस एडमिनिस्ट्रेशन को, उन पावर्स को, विद रेफरेंस टू द फंडामेंटल राइट्स। मतलब मेन किसको ध्यान में रखते हुए कंट्रोल किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हुए कि जो भी एग्जीक्यूटिव हैं, वो बॉडीज़ हैं जो भी, तो डेलीगेशन वो ऐसा इस हिसाब से पावर का इस्तेमाल ना करें कि लोगों के, जनता के मौलिक अधिकारों का हनन हो। सो देयरफॉर इफ द लॉ कॉन्फर्स वेग एंड वाइड डिस्क्रिशनरी पावर, वेग मतलब धुंधली, क्लियर नहीं है, जो वाइड डिस्क्रिशनरी पावर, अपनी मनमौजी की पावर्स जिसका दायरा बहुत बड़ा है, तो ऐसी पावर्स अगर दे दी जाए किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को, इट मे बी डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायस आर्टिकल 14 एंड 19 एंड अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब फिर वो इन आर्टिकल्स को वायलेट करेंगे। आपको बोलने की छूट नहीं होगी। जिसको बोला हाँ भाई ये स्पीच दे रहा, उठाओ इसे उठाओ, कौन बोला ये, ठीक है, तो आपको बोलने की छूट नहीं रहेगी। आप 4 दोस्त 15 कॉलोनी के मेंबर्स मिलकर संगठन बना रहे हैं, इमीडिएटली पुलिस आ गई, जी हाँ जी कौन कर रहा है भाई, चलो चलो चलो, आपके काउंसलर आगे एरिया के, आपको इकट्ठे नहीं होने दे रहे, इस तरह से वायलेट होगा। तो वो राइट टू इक्वलिटी नहीं रहेगी कि सबके लिए सब कुछ बराबर नहीं है भाई, देश सबका बराबर नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, फिर वो काम हो जाएगा। सो दोस्तों आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 14 ये गारंटी करता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ बट द कोर्ट्स हैव परमिटेड रीजनेबल क्लासिफिकेशन टू बी मेड। देखिए गारंटी की है इक्वलिटी की कोर्ट के आगे, लेकिन कुछ रीजनेबल क्लासिफिकेशन की छूट दी गई है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, जैसे एम्बेसडर हैं हमारे, तो उनको पॉलिटिकल इम्यूनिटी मिलती है। उनको इम्यूनिटी मतलब ऐसे ही नहीं है कि आप किसी डिप्लोमेट को छोटी सी कोई बात के लिए जाके अरेस्ट कर लें, ऐसे फिर देश का जो ढांचा है, सिस्टम है, उसको चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, जो हमारे देश की ऐसे पद हैं, तो उनको एक रीजनेबल मतलब एक कारण के साथ ठीक ठाक उचित
उनको प्रिविलेज दिया गया है उनके पद के कारण, ताकि वो सही से अपना काम कर सकें। ये ना हो कि हर दूसरा तीसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री को घसीट के लेके जा रहा है कोर्ट में कि आओ भाई हमने केस लगा दिया, हमने लगा दिया, ऐसा ना हो। So when law is valid under this article, a discretionary action would still be violative of the equality clause. तो जहाँ पे लॉ वैलिड है इस आर्टिकल के तहत, कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन होगा जो भेदभाव वाला एक्शन है, तभी वो इक्वालिटी के क्लॉज को वायलेट करेगा। सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर फ्रेंड्स। अब उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 एंड फर्स्ट वन ऑफ आर दिस सेशन, राइट टू इक्वालिटी इज गिवन बाय, राइट टू इक्वालिटी किस में दी गई है? 113, B 14, C 3, 15, 4, 16। अब तो रट क्या होगा भाई, आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक बार बार रिवीजन करवाइए आपको मैंने। 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल्स हैं, तो अपने आप 2, 3, 4 आंसर हो गए, दैट इज सी इज द आंसर। यूपी पीसीएस 2009 का क्वेश्चन था, सी इसका आंसर आपकी स्क्रीन पे, ये उसकी एक्सप्लेनेशन। राइट इक्वालिटी दी गई है पार्ट 3 में आर्टिकल 14 से 18 तक। 14 नंबर देता है राइट इक्वालिटी। 15 नंबर आर्टिकल जो है वो कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी धर्म के आधार पे, आपकी जात क्या है, आपकी जाति, आपकी रेस, आपकी नस्ल, आपका सेक्स क्या है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कुछ भी है, प्लेस ऑफ बर्थ कहीं भी पैदा हुए हैं, सब देश के लिए बराबर हैं, इस बेस पे भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन द मैटर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो भी रोजगार के मौके हैं वो सबके लिए बराबर होंगे, रोजगार सबके लिए खुला है, सब आएँ, अप्लाई करें, तैयारी करें दबा के हमारे चैनल पे और अफसर बने। उसके बाद है दोस्तों आर्टिकल नंबर 17 डील्स विद द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 17 नंबर डील कर रहा है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की, छुआछूत को खत्म करेगा। कोई एक दूसरे को ये नहीं कह सकता कि तुम छूत हो, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, तुम्हारे साथ बैठ के नहीं खाऊंगा, ये सब नहीं चलेगा। आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल, जो भी महामहिम, हुकुम, जहांपना, सारे टाइटल खत्म है भाई, सब आम इंसान है एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, वो टाइटल चलेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, ये टाइटल चलेंगे भाई, कर्नल, लेफ्टिनेंट, ये चलेगा। उसके बाद है आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन इन द एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड अनएडेड टू ओबीसीज, एसटी, एससी इज मेड। किस आर्टिकल के तहत जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो आरक्षण है, रिजर्वेशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एडमिशन की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो शैक्षणिक जो शिक्षा के संस्थान हैं वहाँ पे दाखिला जो है वो उसमें रिजर्वेशन मिलेगी, जो चाहे वो प्राइवेट और अनएडेड ही क्यों ना है, किनको मिलेगी? ओबीसी, एससी, एसटी को। ये किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? आर्टिकल ए, दैट इज ए आर्टिकल 15(4), बी आर्टिकल 15 क्लॉज 5, सी आर्टिकल 16(4), डी आर्टिकल 16(5). सो ये उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन था एंड आंसर इज बी 15 क्लॉज 5। लेट्स सी एक्सप्लेनेशन। आर्टिकल 15 इज रिलेटेड टू द प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। ये अभी ऊपर बताया आपको कि इन आधार पे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो क्लॉज 5 क्या कहता है? टू दिस आर्टिकल एम्पावर्स द स्टेट टू मेक सच स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग to the reservation in the admission for the scheduled caste or scheduled tribes in the education institutions, which include private education institutions, whether aided or unaided by the state, other than the minority education institutions referred in the clause 1 of article 30. आर्टिकल 30 के क्लॉज 1 में दिया गया है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उनको छोड़ के बाकी सारे जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं, अनएडेड हैं। अनएडेड मतलब देखिए, एडेड वो हैं, एडेड स्कूल या कॉलेजेस जिनको कुछ पार्शियल फंड्स हैं, वो सरकार से सहायता मिलती है, कुछ उनकी प्राइवेट इनकम, कुछ सरकार से सहायता उसको चलाने के लिए। अनएडेड जिनको नहीं मिलती, टोटली प्राइवेट है वो, तो उन प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशंस में भी आरक्षण मिलेगा एससी, एसटी, ओबीसीज को, ठीक है। लेकिन माइनॉरिटी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मान लीजिए जो जैसे मदरसे हैं, तो मदरसे में आरक्षण नहीं मिलेगा कि माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं। उसके बाद है 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 enabled the provision of reservation 27%। 93rd जो संशोधन था 2005, उसने ये लागू किया, प्रावधान दिया रिजर्वेशन का 27% फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसीज को गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। कितना? 27%। 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। आगे चलते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 20, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इज रिलेटेड टू द विच इशू। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, किस मुद्दे से रिलेटेड था? ए, रिगार्डिंग द इशू ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, की जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनका आरक्षण सरकारी एम्प्लॉयमेंट में, क्या इसके बारे में था? बी, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। सी, अप्रूव द रिजर्वेशन ऑन द प्रमोशन ऑफ एससी, कि रिजर्वेशन मिले प्रमोशन में भी एससी को। एक्सटेंडेड रिजर्वेशन फॉर दी एसटी, एसटी जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको और थोड़ी बढ़ा के रिजर्वेशन मिले। ई है नन ऑफ द अबव, मोर देन अबव। बिहार पीसीएस का री एग्जाम हुआ 2020 का क्वेश्चन है ये। ए इज द आंसर। इसी के बारे में था केस, ओबीसी को रिजर्वेशन जो देना गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। इसको मंडल केस के नाम से भी जाना जाता है, नोट कर लें इसे, मंडल केस। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है 1992 में केस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड दैट रिजर्वेशन अंडर द आर्टिकल 15(4) एंड 16(4) शुड नॉट एक्सीड 50%। 15(4) और 16(4) के तहत आरक्षण टोटल सीट्स का 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 100 वैकेंसीज हैं तो 50 मैक्सिमम रिजर्वेशन तक जा सकती हैं सब मिला के। 51 नहीं हो पाएंगी, 51-52 होंगी तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। And union by and large accepted this as correct and it should be held constitutional prohibition and any reservation beyond 50% would be liable to struck down। तो उसको खारिज किया जा सकता है उसके ऊपर वाली रिजर्वेशन को, कि बाकियों के साथ फिर बहुत ज़्यादा ज्यादती हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21, आर्टिकल बोलते भाई मेरे भी सब कुछ नींदों में सब कुछ पॉलिटी आ रही है। 21, assertion A, the state can treat unequal differently with the objective of creating a level playing field in the social, economic and political spheres। देखिए, state can treat unequal differently, जो पहले से असमान है उनको स्टेट असमानता के तौर पे ही ट्रीट कर सकता है, डील कर सकता है। क्यों? टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब खेल का मैदान, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एंगल्स को देखते हुए, उन स्फीयर्स को, उन मुद्दों को देखते हुए एक बराबर का मैदान तैयार करने के लिए। मतलब स्टेट सबको कैन ट्रीट अनइक्वल, जो पहले से असमान है, कोई अमीर है कोई गरीब है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो उनको असमानता से ही देखेगा कि भाई सब बराबर नहीं है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड करने के लिए ऐसे स्टेट देख सकता है कि सबको बराबर का मौका मिल जाए। ये असर्शन है, कथन। रीजन, अमंग इक्वल्स द लॉ शुड बी इक्वल एंड इक्वली एडमिनिस्टर्ड। अमंग इक्वल्स, जो बराबर के हैं उनमें कानून बराबर लागू हो और बराबर तरह से इंप्लीमेंट हो, कानून बराबर हो उनके लिए। क्या ये उसका कारण है कि जो बराबर नहीं है उनको हम उस हिसाब से देखें कि भाई किसी को थोड़ा सा हेल्प चाहिए है, कुछ प्रिविलेज चाहिए है। ये ऑप्शंस आपके सामने ABCD, A ट्रू, R फॉल्स एंड ऑल। पढ़ने में टाइम खराब नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। यूपीपीसीएस 2016, D इज द आंसर। बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A की। पढ़ते हैं नीचे एक्सप्लेनेशन। स्टेट कैन ट्रीट अनइक्वली डिफरेंटली एज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज गारंटेड बाय द आर्टिकल 14 डज नॉट मीन दैट ऑल लॉ मस्ट बी जनरल इन कैरेक्टर। मतलब जो इक्वलिटी का जो दिया गया है कि आर्टिकल 14 कहता है सब बराबर हैं, तो वो जर्नल कैरेक्टर में नहीं होना चाहिए कि सामान्य तौर पे जी सभी बराबर हैं। कोई बहुत गरीब है तो उसकी गरीबी को देख के उसको कुछ प्रिविलेज मिले, कुछ छूट मिले, ये कहना चाह रहे हैं वो। जैसे आप घर में छोटे बड़े हैं, आपका छोटा भाई है, वो बहुत छोटा है आपसे, आप एकदम यंग 16-17 साल के लड़के हैं, वो अभी 5-6 साल का है। तो ऐसे में अगर आप ग्राउंड में दौड़ने लगें तो अगर उसको बोल दिया जाए कि ओके ये छोटे वाला भाई पहले ही आपसे लीड लेके रेस में खड़ा होगा, 100 मीटर की रेस है, तो उसको पहले ही 10 मीटर आगे खड़ा कर दिया जाए और आप 100 मीटर पे के लिए तैयार हैं, स्टार्ट मार्क पे खड़े हैं, तो पहले ही 10 मीटर आपसे आगे है, उसको 90 मीटर दौड़ना, आपको 100 मीटर, क्योंकि आपकी कैपेसिटी, आपकी पोटेंशियल, आपकी ताकत ज़्यादा है। ये वो कहना चाह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, ताकि जो असमान है उनको असमानता से ही देखें कि ये कमज़ोर है, ये वो है, उस हिसाब से कानून बना लें हम। सो देयर इज अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिंग टू द नीड्स ऑफ द डिफरेंट क्लासेस। अलग अलग क्लास हैं, जो वर्ग है जो समाज का, उसके अलग अलग नीड्स हैं, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिएटिंग लेवल प्लेइंग फील्ड इन द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर्स। इन मसलों में, इन क्षेत्रों में, ये जो 3 क्षेत्र बताए हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इनमें सही समानता के अधिकार देने के लिए, उन्हें एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए कि हम उस हिसाब से उन्हें देख रहे हैं। और जो इक्वल हैं
ऑलरेडी बराबर के हैं, उनमें एक दूसरे को कोई छूट ना मिले, ताकि फिर वो भेदभाव हो जाएगा। ये इसका मीनिंग है। इट मीन्स ए एंड आर दोनों ट्रू भी हैं और आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गई, क्योंकि जो इक्वल है उसको इक्वल ट्रीट करेंगे, और जो अनइक्वल, इसका मतलब क्या हो गया कि क्योंकि जो अनइक्वल है उसको हम इक्वल ट्रीट नहीं करेंगे। आगे चलिए दोस्तों, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। कहीं भी कोई डाउट है आप बिंदास होकर पूछें। क्वेश्चन नंबर 22, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव प्रेसिडेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ओवर द लॉज मेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर? कौन सा आर्टिकल है जो ये गिव प्रेसिडेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो हमारे संविधान के प्रावधान दिए गए हैं लॉ के भी ऊपर, वो उसको तवज्जो देता है? A13, B32, C230, 245, D 326। एंड आंसर इज ए, आर्टिकल 13। मैंने ऑलरेडी बताया था आपको पिछली वीडियोस में भी। आर्टिकल 13 क्या है? इट गिव्स मेक्स अ प्रोविजन दैट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, कानून बनने से पहले वाले लॉ, एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज इफ इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट, अगर वो उससे उसकी लय में नहीं है, उससे मेल नहीं खाते, उनको वायलेट कर रहे हैं, तो उनको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। ये इसका मीनिंग था। कि क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए कि कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन गिव प्रेसिडेंस, कि वो बाद में है, टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ओवर द लॉज। पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लॉज दिए गए हैं वो पहले हैं, तो 13 नंबर उसको रद्द कर देगा अगर उससे मेल खाते हुए, फंडामेंटल राइट से मेल खाते हुए कानून नहीं बने हैं। आर्टिकल 32 ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि कोर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 245 देख लीजिए, इज रिलेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स। मतलब पार्लियामेंट अपने दायरे के हिसाब से पूरी टेरिटरी जो उनके अंडर आती है वो कानून बना सकते हैं। और आर्टिकल 245 के तहत स्टेट लेजिस्लेचर भी जितनी उनकी टेरिटरी है, पंजाब के अंदर अपने स्टेट के हिसाब से जो सब्जेक्ट्स उनके अंडर आते हैं वो कानून बना सकते हैं। आर्टिकल 326 है, इज रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। 326 है, इलेक्शंस हैं लोकसभा के और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के स्टेट्स की अडल्ट सफरेज के बेस पर। अडल्ट सफरेज मैंने पहले भी बताया, रिपीट कर दूं शॉर्ट में, एक वोट की एक वैल्यू बराबर है कि सब लोग वोट दे सकते हैं जब भी सरकार चुनेंगे, और हर एक वोट की वैल्यू बराबर होगी, चाहे वो रिक्शे वाला है चाहे वो डॉक्टर है, दोनों की वोट बराबर मानी जाएगी, उसकी वैल्यू बराबर है, वेटेज बराबर है। आगे चलें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर द पैरामाउंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग। जो 13 नंबर आर्टिकल है उसका मेन मकसद क्या है? कि टू सिक्योर द पैरामाउंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की जो प्रधानता है उसको लागू करवाना। किस क्षेत्र में? ए, डीपीएसपी डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, बी फंडामेंटल राइट्स, सी फंडामेंटल ड्यूटीज, डी ऑल ऑफ द अबव। हम अभी पढ़ के हटे हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में, दैट इज बी इज द आंसर, फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू अ डिफरेंट कैटेगरी? डिफरेंट कैटेगरी से कौन से हैं? 14, 15, 16, ये तो वैसे ही नाम के साथ साथ ही हैं। 14 से 18 इक्वलिटी वाले हैं, 19 अलग से फंडामेंटल राइट दिए थे आपकी फ्रीडम के, राइट टू फ्रीडम। सो दोस्तों दैट इज आंसर इज डी। डी आप ऑलरेडी देख चुके, स्क्रीन पे है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने का, अभिव्यक्ति का अधिकार है। बी, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, आप शांति से इकट्ठे हो सकते हैं। सी, फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, आप संगठन बना सकते हैं अपने। डी, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की टेरिटरी में कहीं पे भी आप आ जा सकते हैं पूरे भारत में। ई, टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी कोने में आप जाके बस सकते हैं, रह सकते हैं वहाँ पे। एफ था, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, आपका कोई भी काम धंधा, बिजनेस, ट्रेड चला सकते हैं। कुछ लिमिटेशंस हैं ये सारी चीज़ों के ऊपर, वो आर्टिकल 19(2) में दी गई हैं कि किस आधार पे वो रिस्ट्रिक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम इज ग्रांटेड बाय द 4 आर्टिकल्स विच आर, वो कहाँ कौन से 4 आर्टिकल्स हैं? 14 से 18 इक्वलिटी की बात की थी हमने, 19 से 22 हैं, दैट इज ए इज द आंसर। जो फ्रीडम की बात अभी आपने ऊपर पढ़ा है 19, ये देखिए एक्सप्लेनेशन। आर्टिकल 19 डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स इंक्लूडिंग राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच पीसफुली, ये सब आप पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं, आर्टिकल 20 दैट डील्स विद द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब आपको कोई इलीगली तौर पे अरेस्ट नहीं कर सकता, आपको कोई
जैसा मैंने आपको बताया वो भी आप इसी में आगे पढ़ लेंगे। आपकी उस इंटरेस्टिंग जो बिगिनिंग थी उसकी एंडिंग आ रही है दोस्तों। आर्टिकल 20, कोई आपको ज़बरदस्ती अरेस्ट नहीं कर सकता। अगर आपको अरेस्ट किया गया है, कोई आपने क्राइम कर भी दिया है, उसकी डबल सज़ा नहीं हो सकती। पता ऐसा नहीं है कि उसके लिए फांसी भी होगी, उम्र कैद भी होगी, ऐसा नहीं होगा, एक पनिशमेंट होगी। तीसरी चीज़ की सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब आत्मदाह, अपने आप को ज़बरदस्ती आप ख़त्म कर लें। मतलब कोई ज़बरदस्ती पुलिस वाला आपसे बोले कि अपने खिलाफ गवाही दें, आप अपने खिलाफ टेस्टिमनी दें, वो आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। हाँ, आपसे फिंगरप्रिंट मांगे जाएं, जैसे मूवीज़ में होता है, मैं फिंगरप्रिंट नहीं दूंगी, सीआईडी में जैसे दिखाते हैं एसीपी प्रद्युमन, तो फिंगरप्रिंट्स देंगे आप, ब्लड सैंपल आपसे मांगा जाए, तो वो सब के लिए आपको कोऑपरेट करना होगा। लेकिन टेस्टिमनी, गवाही देनी अपने खिलाफ, वो उसके लिए आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। आर्टिकल 21 डील करता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी, आप आराम से आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, कोई भी काम ना कुछ कर सकते हैं, नॉर्मल एक ज़िंदगी जी सकते हैं। आर्टिकल 22 डील्स विद द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ये है वो आर्टिकल 22। अगर पुलिस आ गई तो वो आपको कारण बताएगी, आपका राइट है कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स यू आर गोइंग टू अरेस्ट मी, आप किस आधार पे मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगर वो आपको ले भी गए जेल में कुछ कारण बता के, मैक्सिमम वो 24 आवर्स तक आपको लॉकअप में रख सकते हैं। उसके बाद मजिस्ट्रेट के आगे पेश करना होगा आपको। अगर मजिस्ट्रेट ऑर्डर देंगे तब आपको वो आगे कस्टडी में रख सकते हैं, नहीं तो उन्हें रिलीज़ करना होगा। और तीसरी चीज़ कि जब तक आप कस्टडी में हैं कोई फोर्स नहीं करेगा आपको बयान देने के लिए। सारी मूवीज़ आपको याद हो रही होंगी कि ये तो आर्टिकल 22 चल रहा होता था उस टाइम पे। सारी मूवीज़ को याद कीजिए जो जो आपने देखी हैं, कि मैं अपने वकील से बात करना चाहूँगा, आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी स्टेटमेंट बिफोर इन फ्रंट ऑफ यू, है ना, लॉयर के बिना मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। तो ये तीनों चीज़ें आपके पास अधिकार हैं। आप वकील मांग सकते हैं कि वो आपकी बात रखेगा। सो दोस्तों, ये था आज का सेशन। इसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन दे के चलते हैं यहाँ पे। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन, धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 ये दिया गया है, इज द फंडामेंटल राइट क्लासिफाइड अंडर दिस। प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रिलीजन के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने, पढ़ के मैं टाइम और वेस्ट नहीं करूँगा, आंसर आप देंगे इसका। बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। अब दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।